नमस्ते बच्चों। अब सांवले सपनों की याद के बाद अगला पाठ है जो पाठ्यक्रम में है वह है नाना साहब की पुत्री मैना को भस्म कर दिया गया। तो लेखिका कौन है? चपला देवी। थोड़ा इनके लेखिका के बारे में जानकारी हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। तो द्विवेदी युग की लेखिका, द्विवेदी युग, महावीर प्रसाद एक द्विवेदी थे। हिंदी साहित्य के इतिहास जैसा आप लोगों को पांडे सर पहले ही भेज दिए थे, तो उसमें हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया था। आदिकाल या वीरगाथा काल, भक्तिकाल या स्वर्णयुग काल, रीतकाल या श्रृंगार काल, और चौथा था आधुनिक काल। आधुनिक काल में छोटे छोटे युग हुए, तो उसमें द्विवेदी युग, महावीर प्रसाद द्विवेदी, उन्होंने एक परिवर्तन लाया। जो भी कवि या लेखक परिवर्तन लाता है थोड़ा उसके नाम से एक युग कहा जाता है। जैसे भारतेंद्र जी ने खड़ी बोली का प्रयोग किया, नाटक लिखा, तो उनको भारतेंद्र युग कहते हैं। ऐसे ही द्विवेदी जी ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने एक क्रांति लाई लेखन की दुनिया में, तो उनके नाम से युग चला, उसे बोलते हैं द्विवेदी युग। ठीक है, द्विवेदी युग की लेखिका, तो उस युग की ये लेखिका थी चपला देवी। द्विवेदी युग की लेखिका चपला देवी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई। ठीक है, ऐसा यहाँ लिखा है, क्योंकि बहुत सारे लेखकों कवियों के बारे में सही जानकारी मिल नहीं पाती है। बहुत सारे लेखक या कवि के बारे में जानकारी कपोल कल्पित होती है, कल्पना के द्वारा सुना गया जो हो उस तरह से लिखा जाता है। तो इनके बारे में लिख रहे हैं यहाँ पे कि जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान पुरुष लेखकों के साथ साथ अनेक महिलाओं ने भी अपने अपने लेखन से आज़ादी के आंदोलन को गति दी। जो आज़ादी स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा था, अंग्रेज़ों भारत छोड़ो, भारत को आज़ाद कराने के लिए, गुलामी से आज़ादी दिलाने के लिए, तो उसमें महिला भी लेखिका रहती थी। उनमें से एक लेखिका चपला देवी भी रही हैं। कई बार अनेक रचनाकार इतिहास में दर्ज होने से रह जाते हैं, अर्थात लिखे तो बहुत अच्छा है लेकिन उनका नाम इतिहास में नहीं होता है। चपला देवी भी उन्हीं में से एक हैं। यह एक ऐतिहासिक सच्चाई है, इतिहास की सच्चाई है कि सन 1857 की क्रांति के विद्रोही नेता धुंधु पंत नाना साहब की पुत्री बालिका मैना आज़ादी की नन्ही सी सिपाही थी, जिसे अंग्रेज़ों ने जलाकर मार डाला। बालिका मैना के बलिदान की कहानी को चपला देवी ने इस गद्य रचना में प्रस्तुत किया है। यह गद्य रचना जिस शैली में लिखी गई है उसे हम रिपोर्ट, ठीक है, जैसे मैं पहले ही बोला हूँ, गद्य की कई विधाएं हैं: कहानी, नाटक, उपन्यास, संस्मरण, यात्रा, वृत्तांत। रिपोर्ट किसी भी चीज़ को किसी को बताना, चाहे समाज को बताना, चाहे पुलिस में जाकर रिपोर्ट लिखना, या किसी पत्रकार को बताना, कोई चीज़ आप उसे केवल आप जानकारी दे रहे हैं, उसे बोलते हैं रिपोर्टाज। ठीक है, रिपोर्ट। तो हम रिपोर्टाज का प्रारंभिक रूप कह सकते हैं। यह रिपोर्टाज जो गद्य विधा थी उसकी शुरुआत है। मातृभूमि की स्वतंत्रता और उसकी रक्षा के लिए जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, उनके जीवन का उत्कर्ष ऊपर की ओर जो एकदम बढ़ जाता है उत्कर्ष, और इसका विलोम होता है अपकर्ष, हमारे लिए गौरव और सम्मान की बात है। उस गौरवशाली किंतु विस्मृत परंपरा से किशोर पीढ़ी को परिचित कराने के लिए, किशोर पीढ़ी को क्यों परिचित कराने के लिए? क्योंकि बालिका मैना वो भी बहुत छोटी थी, किशोर ही थी। तो किशोर का क्या बलिदान रहा है किशोरों का, वह बताने के लिए उन्होंने यह लेख लिखा और इसको आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। किशोर पीढ़ी को परिचित कराने के उद्देश्य से इस रचना को
हिंदू पंच के बलिदान अंक से, हिंदू पंच एक कोई पत्रिका निकलती थी, अखबार निकलता रहा होगा, उसमें बलिदान अंक, जो लोग बलिदान देते थे, जिनका बलिदान था, उनके एक एक कहानी उनकी लिखी जाती थी। तो बलिदान अंक से लिया गया है। हिंदी गद्य के प्रारंभिक रूप को विद्यार्थी जान पाएं, इसलिए इस गद्य रचना को मुद्रण और वर्तनी में बिना किसी परिवर्तन के अविकल प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। इसमें कोई परिवर्तन, जो उन्होंने लिखा है ठीक उसी चीज़ को यहाँ पे दिखाया गया है, वही, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं पाठ की ओर। तो पाठ में क्या है, पहले शीर्षक देख लीजिए। नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया। नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया। अब पूरा शीर्षक चूँकि बड़ा इसलिए रखा गया है जिससे शुरू में ही लोगों को मालूम हो जाए कि देवी मैना कौन थी, नाना साहब की पुत्री। नाना साहब कौन थे, उनके बारे में बहुत सारी कहानियां हैं। अंग्रेज़ों से लड़ते थे, विद्रोह किए थे। ठीक है, भस्म कर दिया गया मैना को। अब देखिए कहानी क्या है इसकी। सन 1857 आज़ादी की पहली लड़ाई, पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 से शुरू हुआ था और उसमें मंगलदेव पांडे ने अंग्रेज़ अफसर को मारा था। शुरुआत मेरठ की छावनी से हुई थी और इधर झांसी की रानी, उन्होंने विद्रोह किया था, तो शुरुआत वहीं से हुई थी। सन 1857 ईस्वी के विद्रोही नेता धुंधु पंत, पूरा नाम क्या था, धुंधु पंत नाना साहब, धुंधु पंत नाना साहब कानपुर में असफल होने पर, विद्रोह तो इतने आसानी से सफल नहीं हो पाता है, तो कानपुर में उन्होंने विद्रोह किया, उसमें असफल हो गए साहब। कानपुर में असफल होने पर जब भागने लगे तो वे जल्दी में अपनी पुत्री मैना को साथ न ले जा सके। देवी मैना बिठूर में पिता के महल में रहती थी। बिठूर में उनका जो है महल था, उसमें पिता के महल में रहती थी। पर विद्रोह दमन करने के बाद अंग्रेज़ों ने बड़ी ही क्रूरता से उस निरीह और निरपराध देवी को अग्नि में भस्म कर दिया। कितनी दर्दनाक घटना रही होगी। उसका रोमांचकारी वर्णन, जिसको सुनने से रोमांच हो जाता है, क्रोध आता है, आश्चर्य होता है कि कितने क्रूर और निर्दयी वो अंग्रेज थे। उसका रोमांचकारी वर्णन पाषाण हृदय अर्थात पत्थर हृदय, जो कितना भी कठोर हो उसका भी हृदय पिघल जाता है, उसे भी एक बार दया आ जाती है। पाषाण हृदय को भी एक बार द्रवीभूत हृदय को द्रवित कर देता है, भावुक हो जाता है, इमोशनल हो जाता है, द्रवीभूत कर देता है। कानपुर में भीषण हत्याकांड करने के बाद अंग्रेज़ों का सैनिक दल बिठूर की ओर गया। बिठूर में नाना साहब का राजमहल लूट लिया गया। अब वो तो सारा सामान लेके भागेंगे नहीं, सारा राजमहल पहले उनका लूट लिया गया, पर उसमें बहुत थोड़ी संपत्ति अंग्रेज़ों के हाथ लगी। इसके बाद अंग्रेज़ों ने तोप के गोलों से नाना साहब का महल भस्म कर देने का निश्चय किया कि महल न रहने पाए, यह क्रांतिकारियों की कोई भी निशानी न बची रहे, उसको ध्वस्त कर दो, गिरा दो। सैनिक दल ने जब वहाँ तोपें लगाई, उस समय महल के बरामदे में एक अत्यंत सुंदर बालिका आकर खड़ी हो गई। उसे देखकर अंग्रेज सेनापति को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि महल लूटने के समय वह बालिका वहाँ कहीं दिखाई नहीं। जब महल लूटा जा रहा था, पूरे महल को ये लोग खंगाल डाले, वहाँ उस समय वह बालिका कहीं नहीं दिखी। उस समय वह बालिका वहाँ कहीं दिखाई नहीं दी थी। उस बालिका ने बरामदे में खड़ी होकर अंग्रेज सेनापति को गोले बरसाने से मना किया। उसने वहाँ से बरामदे में मना किया कि इसको ध्वस्त मत करिए। उसका करुणापूर्ण मुख
और अल्प वयस कम उम्र, अल्प मतलब थोड़ा, वयस उम्र, कम उम्र देखकर सेनापति को भी उस पर कुछ दया आ गई। जो सेनापति, कुछ दया उसको आई। सेनापति ने उससे पूछा कि क्या चाहती है। बालिका ने शुद्ध अंग्रेजी भाषा में उत्तर दिया, अर्थात देवी बालिका काफ़ी पढ़ी लिखी थी, जो कि अंग्रेजी में उनको उत्तर दिया, जवाब दिया, क्या आप कृपा कर इस महल की रक्षा करेंगे। सेनापति, क्यों, तुम्हारा इसमें क्या उद्देश्य है। बालिका, आप ही बताइए कि यह मकान गिराने में आपका क्या उद्देश्य है। सेनापति बोलता है, यह मकान विद्रोहियों के नेता नाना साहब का निवास स्थान था, यहाँ वह रहता था। सरकार ने इसे विध्वंस कर देने की आज्ञा दी है। अब बालिका बोलती है, आपके विरुद्ध जिन्होंने शस्त्र उठाए थे वे दोषी हैं, पर इस जड़ किसे, मकान, इस जड़ पदार्थ मकान ने आपका क्या अपराध किया है। मेरा उद्देश्य इतना ही है कि यह स्थान मुझे बहुत प्रिय है, इसी से मैं प्रार्थना करती हूँ कि इस मकान की रक्षा कीजिए। सेनापति ने दुख प्रकट करते हुए कहा कि कर्तव्य के अनुरोध से मुझे यह मकान गिराना ही होगा। इस पर उस बालिका ने अपना परिचय बताते हुए कहा कि मैं जानती हूँ कि आप जनरल हे हैं, आपकी प्यारी कन्या, मेरी कन्या का नाम क्या था, मेरी में और मुझ में बहुत प्रेम संबंध था। कई वर्ष पूर्व मेरी मेरे पास बराबर आती थी और मुझे हृदय से चाहती थी। उस समय आप भी हमारे यहाँ आते थे और मुझे अपनी पुत्री के ही समान प्यार करते थे। मालूम होता है कि आप वे सब बातें भूल गए हैं। मेरी की मृत्यु से मैं बहुत दुखी हुई थी। मेरी अर्थात उसकी पुत्री मर चुकी थी। तो स्वाभाविक अपनी पुत्री का याद आते ही मन में कुछ दया करुणा आएगा ही, दुख होगा ही। मृत्यु से मैं बहुत दुखी हुई थी। उसकी एक चिट्ठी मेरे पास अब तक है। यह सुनकर सेनापति के होश उड़ गए। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और फिर उसने उस बालिका को भी पहचाना और कहा, अरे यह तो नाना साहब की कन्या मैना है। सेनापति हे कुछ क्षण ठहर कर बोले, हाँ मैंने तुम्हें पहचाना कि तुम मेरी पुत्री मेरी की सहचरी हो। मेरी पुत्री, मेरी अंग्रेजी का जो है शब्द है, नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मेरी पुत्री मेरी की सहचरी, सहचरी मतलब दो साथिन, ठीक है, सहेली, सहचरी साथ चलने वाली, साथ साथ खेलने वाली, साथ रहने वाली, सहचरी तो सहेली, मेरी की सहचरी हो। किंतु मैं जिस सरकार का नौकर हूँ उसकी आज्ञा नहीं मानी, उसकी आज्ञा को टाल नहीं सकता, तो भी मैं तुम्हारी रक्षा का प्रयत्न करूँगा। इसी समय प्रधान सेनापति जनरल आउटरम, हे से भी जो बड़ा था, प्रधान सेनापति जनरल आउटरम वहाँ आ पहुँचा और उन्होंने बिगड़कर सेनापति हे से कहा, नाना का महल अभी तक तोप से क्यों नहीं उड़ाया गया। सेनापति हे ने विनयपूर्वक हाथ जोड़ते हुए प्रेम से कहा, समझाया। सेनापति हे ने विनयपूर्वक कहा, मैं इसी फिक्र में हूँ, इसी चिंता में हूँ, किंतु आपसे एक निवेदन है, क्या किसी तरह नाना का महल बच सकता है। आउटरम गवर्नर जनरल की आज्ञा के, आउटरम बोलता है कि गवर्नर जनरल की आज्ञा के बिना यह संभव नहीं। उससे भी बड़ा जो था वो गवर्नर जनरल, तो बोलता है कि गवर्नर जनरल की आज्ञा के बिना यह संभव नहीं। नाना साहब पर अंग्रेज़ों का क्रोध बहुत अधिक है। नाना के वंश या महल पर दया दिखाना असंभव है।
सेनापति है बोलते हैं। तो लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल को इस विषय का एक तार क्या होता है? टेलीग्राम। जैसा मैं पहले ही बताया हूँ, या आप लोग पढ़े होंगे उसमें कक्षा 8वीं में, जब गांधी जी के पास कोई तार आता था उस समय मैं बताया था कि चिट्ठी से भी पहले तार पहुंचता था। तार क्या होता था? यहाँ से एक कोड होता था, कोड को यहाँ से लोग भेजते थे, और जहाँ भेजना हो 100, 200, 400, 1000, 10,000 किलोमीटर, या विदेश में भी भेजना, उस कोड का एक कोर्स होता था। तो जो लोग यहाँ वहाँ पे हैं, अब यहाँ पे हैं, वो दोनों उस कोड का मतलब जानते हैं। तो यहाँ से वह कोड भेजा जाता था, और उस कोड को लोग समझ करके टाइप कर देते थे, चिट्ठी तैयार, और फिर 1 दिन 2 दिन में डाकिया घर तक पहुँचा देता था। तो तार बहुत जल्दी जाता था, उसे तार कहते थे। टेलीग्राम, वो तार नहीं, वायर वाला तार नहीं, ठीक है? तार देना चाहिए। आउटरम, आखिर आप ऐसा क्यों चाहते हैं? हम यह महल विध्वंस किए बिना पेज आगे बढ़ गया। हाँ, तो कहते हैं कि आखिर आप ऐसा क्यों चाहते हैं? हम यह महल विध्वंस किए बिना और नाना की लड़की को गिरफ्तार किए बिना नहीं छोड़ सकते। सेनापति हे मन में दुखी होकर वहाँ से चला गया। इसके बाद जनरल आउटरम ने नाना का महल फिर घेर लिया। महल का फाटक तोड़कर अंग्रेज सिपाही भीतर घुस गए और मैना को खोजने लगे, किंतु आश्चर्य है कि सारे महल का कोना कोना खोज डाला, पर मैना का पता नहीं लगा। उसी दिन संध्या समय लॉर्ड कैनिंग का एक तार आया, जिसका आशय इस प्रकार था। लंदन के मंत्रिमंडल का यह मत है कि नाना का स्मृति चिन्ह तक मिटा दिया जाए, इसलिए वहाँ की आज्ञा के विरुद्ध कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, अर्थात प्रयास किया गया, कुछ भी नहीं हो सकता। उसी क्षण क्रूर मतलब निर्दयी, क्रूर जनरल आउटरम की आज्ञा से नाना साहब के सुविशाल सुंदर और विशाल बहुत बड़ा राज मंदिर, जो राजा उनका महल था राजा का, उसे राज मंदिर भी बोलते हैं, राज मंदिर पर तोप के गोले बरसने लगे। घंटे भर में वह महल मिट्टी में मिला दिया गया, पूरा वह महल टूट गया। ठीक है, अगले पेज पे देखिए। उस समय लंदन के सुप्रसिद्ध टाइम्स पत्र में 6 सितंबर को यह एक लेख में लिखा गया, बड़े दुख का विषय है कि भारत सरकार से मतलब उस समय अंग्रेजों की जो सरकार थी, जो भी व्यक्ति रहा हो, दुख का विषय है कि भारत सरकार आज तक उस दुर्दांत कहा गया है, दुर्दांत नाना साहब को नहीं पकड़ सकी, जिस पर समस्त अंग्रेज जाति का भीषण क्रोध है, अंग्रेजों का उन पर क्रोध है। जब तक हम लोगों के शरीर में रक्त रहेगा, तब तक कानपुर में अंग्रेजों के हत्याकांड का बदला, लगता है अंग्रेज बहुत सारे जो मारे गए थे, अंग्रेजों के हत्याकांड का बदला लेना हम लोग न भूलेंगे। उस दिन पार्लियामेंट जो भी होता रहा होगा उस समय, उस दिन पार्लियामेंट की हाउस ऑफ लॉर्ड्स सभा में सर टॉमस हे की एक रिपोर्ट पर बड़ी हंसी हुई, जिसमें सर हे ने नाना की कन्या पर दया दिखाने की बात लिखी थी। हे के लिए निश्चय ही यह कलंक की बात है। जिस नाना ने अंग्रेज नर नारियों का संहार किया, उसकी कन्या के लिए क्षमा अपना सारा जीवन युद्ध में बिताकर
अंत में वृद्धावस्था में सर टॉमस हे एक मामूली महाराष्ट्र बालिका के सौंदर्य पर मोहित होकर अपना कर्तव्य भूल गए। कितने मजाक की बात है, कितना उनका अपमान हुआ कि जो उनकी पुत्री थी, उनकी पुत्री की तरह थी, उनकी पुत्री के साथ खेलती थी, उसके लिए क्या उनके ऊपर आरोप लगा। होकर अपना कर्तव्य ही भूल गए। हमारे मत से नाना के पुत्र, कन्या तथा अन्य कोई भी संबंधी जहाँ कहीं मिले मार डाला जाए। नाना की जिस कन्या से हे का प्रेमालाप हुआ है उसको उन्हीं के सामने फांसी पर लटका देना चाहिए, ऐसा आज्ञा। देखिए, सन 57 के सितंबर मास में अर्धरात्रि के समय चांदनी में एक बालिका स्वच्छ उज्ज्वल वस्त्र पहने हुए नाना साहब के भग्नावशिष्ट मतलब जो चीज़ टूट फूट चुका हो और उसका अवशेष बचा हुआ, ठीक है, टूटा फूटा हो, बचा हुआ हो, उसे बोलते हैं भग्नावशिष्ट प्रासाद महल के ढेर पर बैठी रो रही थी। पास ही जनरल आउटरम की सेना भी ठहरी थी। कुछ सैनिक रात्रि के समय रोने की आवाज़ सुनकर वहां गए। बालिका केवल रो रही थी। सैनिकों के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं देती थी। इसके बाद कराल रूपधारी जनरल आउटरम, कराल रूपधारी अर्थात देखने में ही जो बहुत भयंकर लगे, रूपधारी जनरल आउटरम भी वहां पहुंच गया। वह उसे तुरंत पहचान कर बोला, ओह, यह नाना की लड़की मैना है। पर वह बालिका किसी ओर न देखती थी और न अपने चारों ओर सैनिकों को देखकर जरा भी डरी। जनरल आउटरम ने आगे बढ़कर कहा, अंग्रेज सरकार की आज्ञा से मैंने तुम्हें गिरफ्तार किया। आगे बढ़कर बोला कि अंग्रेज सरकार की आज्ञा से मैंने तुम्हें गिरफ्तार किया। मैना उसके मुंह की ओर देखकर आर्त स्वर में, आर्त मतलब दया भरे स्वर में, आर्त स्वर में बोली, मुझे कुछ समय दीजिए जिसमें आज मैं यहाँ जी भर कर रो लूँ। ठीक है। पर पाषाण हृदय, पत्थर हृदय, जिसका हृदय न पिघले, आउटरम भी बहुत ही क्रूर था, पर पाषाण हृदय वाले जनरल ने उसकी अंतिम इच्छा भी पूरी होने न दी। क्या किया? उसी समय मैना के हाथ में हथकड़ी पड़ी। अब सोचो, छोटी सी बालिका, उसके हाथ में हथकड़ी पड़ी। उसी समय मैना के हाथ में हथकड़ी पड़ी और वह कानपुर के किले में लाकर कैद कर दी गई। जो कानपुर का किला था उसमें उसे बंदी बना लिया गया, कैद कर लिया गया। उसी समय महाराष्ट्र के रहने वाले जो होते हैं महाराष्ट्रीय, उस समय महाराष्ट्रीय इतिहास वक्ता महादेव चिटनिवीस, यह उनका नाम है, महादेव चिटनिवीस के बाखर पत्र, यह पत्र का नाम है बाखर। बाखर में पत्र छपा था, कल कानपुर के किले में एक भीषण हत्याकांड हो गया। कल कानपुर के किले में एक भीषण बहुत भयानक हत्याकांड हो गया। नाना साहब की एकमात्र कन्या मैना धधकती हुई आग में जलाकर भस्म कर दी गई। भीषण अग्नि में शांत और सरल मूर्ति उस अनुपमा जिससे किसी और की उपमा न दी जा सके, उस अनुपमा बालिका को जलती देख सब ने उसे देवी समझकर
प्रणाम किया, क्योंकि वह देवी ही थी तो सबने उसको प्रणाम किया। यह है कहानी देवी मैना का। और आज इसी के साथ यह पाठ समाप्त होता है। कल के पीरियड में आप लोगों को इस पे अभ्यास कराया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।